हेलो गाइस। आर्किल लॉन्चमेंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपका एक नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 6, ठीक है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूं, जो कि ये है कि ये बिजनेस स्टडी है जो वो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए है और CBSE का सिलेबस मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ। CBSE के सिलेबस से जो भी अन्य सिलेबस मैच होते हैं, जैसे कि MPSC का हो, ठीक है, BPSC का हो, ठीक है, HPSC का हो, और जितने भी मतलब कि सिलेबस हैं अदर स्टेट्स के जो कि CBSE के सिलेबस से मैच होते हैं, सेम है लगभग, वो बच्चे भी इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या CBSE का है तो हम भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, हरियाणा के लिए है या हिमाचल के लिए है, बिहार के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए है या नहीं, बहुत पूछते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में ये कंफर्म कर दे रहा हूँ कि CBSE के सिलेबस से अगर आपका सिलेबस मैच होता है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं बिना चिंता के, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर 6 नियुक्तिकरण से है। इसमें पूरे चैप्टर 6 में नियुक्तिकरण के बारे में बताया गया है, स्टाफिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और नोट्स के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस के इंस्टेंटली आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6.1 नियुक्तिकरण अवधारणा और महत्व। 6.1 में नियुक्तिकरण क्या होती है, क्या इसके महत्व हैं, इनके ऊपर चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नियुक्तिकरण क्या होता है। नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय खाली पदों को लोगों से भरना व उन्हें भरे रहने देना है। मतलब कि नियुक्तिकरण, स्टाफिंग का मतलब होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में, कंपनी में अगर पद खाली हैं, मतलब कि लोगों की ज़रूरत है, तो उनको क्या करना, हायर करना, उनको भरना, पद को मतलब भरे रहने देना। मतलब कि संगठन में एक भी पद ऐसा ना हो जो कि ज़्यादा टाइम तक खाली रहे, ठीक है। तो इसका क्या काम है नियुक्तिकरण का, मतलब कर्मचारियों को नियुक्त करना, रिक्रूट करना इसका काम है, ठीक है, जिससे कि पद हमारे भरे रहें, खाली ना रहें, ठीक है। अगला है नियुक्तिकरण की विशेषताएं। सबसे पहला, मनुष्य से संबंध। इसका अभिप्राय लोगों को पदों पर लगाना है। यहाँ कोई कागजी कार्य नहीं होता, यह मनुष्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ सारे कार्य मनुष्य से संबंधित हैं, चाहे वह भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या पदोन्नति हो। कहने का मतलब यह है कि जो नियुक्तिकरण है ये मनुष्यों से संबंधित होता है, क्योंकि हम नियुक्तिकरण मनुष्यों की करते हैं, ठीक है। कोई भी काम करवाना तो हम मनुष्य से करवाते हैं, कोई भी मशीन चलवानी हो तो मनुष्य से ही चलवाते हैं। वो बात अलग है कि आज AI का ज़माना आ गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ज़माना आ गया है, तो इस टाइम पे कम ज़रूरत पड़ती है हमें लोगों की, लेकिन फिर भी मनुष्य तो चाहिए ही, ठीक है। बिना मनुष्यों के बहुत सारी मशीनें होती हैं जो कि काम नहीं कर सकती हैं। तो हम नियुक्तिकरण मनुष्यों की करते हैं, इसलिए ये जो नियुक्तिकरण है ये मनुष्यों से संबंधित है। यहाँ पर कागजी कार्रवाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य। इसका अभिप्राय किसी मुख्य कार्य का अंग न होकर स्वयं एक मुख्य कार्य होना। मतलब कि जो नियुक्तिकरण है यह यह नियुक्तिकरण जो है यह खुद ही एक मुख्य कार्य है, ठीक है। जो नियुक्तिकरण है यह खुद ही क्या है, एक मुख्य कार्य है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पर एक पृथक प्रबंधकीय कार्य बोला गया है। पृथक प्रबंधकीय कार्य इसलिए बोला गया है क्योंकि जो नियुक्तिकरण है यह खुद ही एक क्या है, मुख्य कार्य है। अगर ये नियुक्तिकरण ना किया जाए तो आप समझ सकते हो कि किसी भी कंपनी को चलाना, कार्य करना, सब कुछ ना के बराबर है, बिना व्यक्तियों के कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो नियुक्तिकरण है वह खुद ही एक क्या है, मुख्य कार्य है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। यहाँ प्रबंधक सेवा वर्गीय विभाग की स्थापना करके इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी स्तर हैं प्रबंध के, उन सभी स्तरों पर मनुष्यों की जरूरत होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंध। जैसा कि स्पष्ट है कि कर्मचारी नियुक्ति का संबंध मनुष्य से है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ही है, जिससे इसकी सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होती है, ठीक है। जो नियुक्तिकरण है इसके कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी
उत्पन्न होते हैं क्योंकि वो जो मनुष्यों को हायरिंग करता है वो समाज से करता है। किसी भी मनुष्य को लेकर आता है काम करने के लिए तो किसी न किसी समाज से ही लेकर आता है, ठीक है। तो इसलिए इसके क्या यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व भी उत्पन्न होते हैं, जो कि कंपनी, संगठन, व्यवसाय समय समय पर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं, जिनके लिए कि अपने आसपास के क्षेत्रों में क्या करवाते हैं, पानी का जो पीने का पानी होता है वह उपलब्ध करा देते हैं, पानी साफ पानी मतलब कि आसपास के वातावरण को साफ करवा देते हैं। ऐसी कुछ कुछ कार्य होती हैं जिनसे कि समाज का विकास हो, वो सभी कार्य कंपनियां, व्यवसाय करती हैं और इससे अपना क्या करती हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व को वो पूरा करती हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर विशेषताएं पढ़ी। अब देखेंगे हम नियुक्तिकरण का महत्व। सबसे पहला, योग्य कर्मचारियों के खोजने व प्राप्त करने में सहायक। नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की भर्ती व चयन की न्यूनतम विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे योग्य कर्मचारियों की खोज संभव हो पाती है और प्राप्ति भी। कहने का मतलब यह है कि जो नियुक्तिकरण है यह योग्य कर्मचारियों को खोजने में और उनको प्राप्त करने में सहायक है। इसके लिए हम नए नए विधियों की प्रयोग करते हैं, नए नए तरीके से क्या करते हैं, हम कर्मचारियों की खोज करते हैं और उनको हम अपने संगठन में भर्ती करते हैं, ठीक है। अगला है उच्च निष्पादन में सहायक है। नियुक्तिकरण के माध्यम से योग्य कर्मचारी को ही कार्य पर लगाया जाता है, परिणामतः कर्मचारी उच्च कार्य निष्पादन में सहायक होता है। जो नियुक्तिकरण है उससे हम उच्च क्वालिटी के कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, जिससे कि कर्मचारी क्या करता है, उच्च कार्य निष्पादन में सहायक होता है। मतलब कि कार्य निष्पादन मतलब कि जो समय पे काम खत्म कर सके, लापरवाही ना करे, ठीक है, टाइम पर काम को खत्म कर दे, यही सारी चीजें आती हैं निष्पादन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है उपक्रम की निरंतर दीर्घायु एवं विकास में सहायक। प्रत्येक उपक्रम का स्वप्न होता है कि वह लंबे समय तक जीवित रहे और निरंतर विकास करे। ऐसा तभी संभव है जब इसके पास उच्च कोटि के मानव संपत्ति हो। मतलब कि कोई भी संगठन, कंपनी अगर स्थापित होती है तो वह चाहती है कि वह लंबे समय तक रहे, जीवित रहे, लाभ कमाती रहे। तो इसके लिए वह क्या करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, मानव संपत्ति इकट्ठा करती है, जिससे कि उसका काम ना रुके और वो लगातार लंबे समय तक चलती रहे। तो यह तब संभव होगा जब उसके साथ कर्मचारी लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसके लिए नियुक्तिकरण क्या है, आवश्यक है। बिना नियुक्तिकरण के आप कर्मचारियों को संगठन में नहीं ला सकते, ठीक है। अगला है मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक है। नियुक्तिकरण में मानव संसाधन से संबंधित सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से की जाती हैं, इससे कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है जहां कर्मचारी जरूरत से अधिक हों। कहने का मतलब कि किसी भी कार्य में ऐसा नहीं किया जाता है कि जहां पर समय की बर्बादी हो, ठीक है। जैसे कि एक संसाधन की बर्बादी हो, समय की बर्बादी हो, जैसे कि एक कार्य को करने के लिए केवल एक ही कर्मचारी की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी एक कार्य को करने के लिए 2 कर्मचारी लगा दिए जाए, ठीक। कहने का मतलब कि जो नियुक्तिकरण है यह मानव संसाधन के अनुकूलतम उपयोग में सहायक है, जिससे कि वह क्या करता है, समय और संसाधन दोनों को बर्बादी होने से बचाता है, ठीक है। कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि में सहायक है। नियुक्तिकरण में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि वे किस प्रकार का वातावरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक पसंद करते हैं। उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर यह ध्यान रखा जाता है कि उनकी पारिश्रमिक उनमें कोई कमी न रहे। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि की जाती है और उनसे उनकी कार्य की संतुष्टि भी दिखाई जाती है। पूछा जाता है कि भाई अपने कार्यों से तुम संतुष्ट हो, नहीं हो, जो सेवाएं मिल रही हैं उससे संतुष्ट हो या नहीं हो। इसके लिए क्या किया जाता है कि कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है, जैसे कि वह कैसा वातावरण चाहते हैं, पदोन्नति उनकी कैसी होनी चाहिए, क्या प्रशिक्षण चाहते हैं वो, उनकी पारिश्रमिक कैसी है, कब पाना चाहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में वो ये जानकारी इकट्ठा करके और फिर ये सारी सुविधाएं कर्मचारियों को वो उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि कर्मचारी क्या होते हैं, उनके मनोबल में वृद्धि होती है, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और वो अपने कार्य के प्रति संतुष्ट रहते हैं कि हाँ जो हमें कार्य दे दिया गया वो कार्य सही है, हम इसी कार्य को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नियुक्तिकरण की महत्व जो है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव संसाधन प्रबंध, जिसको HRM कहा जाता है।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं कि एचआरएम क्या होता है। सबसे पहले यह जानेंगे कि एचआरएम का मतलब क्या है। मानव संसाधन प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध प्रक्रिया के उस भाग से है जो उपक्रम के मानवीय तत्व का विकास एवं प्रबंध करता है। ठीक है, जो एचआरएम है वह क्या करता है, प्रबंध प्रक्रिया के लिए मानव का और उसके विकास के संबंधी कार्यों को करता है, इनका प्रबंध करता है। जैसे कि जो नियुक्तिकरण है वह क्या है, एचआरएम का एक छोटा सा भाग है, हिस्सा है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये एचआरएम है। ठीक है, एचआरएम, और इसके अंदर ये जो छोटा सा भाग है यह क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, नियुक्तिकरण शॉर्ट में लिख देता हूँ, नियुक्तिकरण। ठीक है, तो जो ये नियुक्तिकरण है वह एचआरएम का ही भाग है। ठीक है, तो एचआरएम क्या करता है, नियुक्तिकरण के लिए कार्य करता है। इसके लिए मानव संबंधी जितनी भी जरूरतें होती है उनको पूरा करता है, उनका विकास करता है। ठीक है, उनको डेवलप करता है। ठीक है, तो जो एचआरएम है वह क्या करता है, मानवीय तत्वों का विकास करता है। ठीक है, उपक्रम के लिए मानवीय तत्वों का विकास करता है और उनका प्रबंधन भी करता है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि वहाँ के एचआर का कॉल आया है। वो एचआर कौन होता है, वो यही होता है एचआर। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में एचआर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपने कहीं भी इंटरव्यू देने जाना होता है तो आप सुनते हैं कि भाई इस कंपनी के एचआर ने कॉल किया था इंटरव्यू के लिए। तो वो एचआर कौन होता है, वही होता है जो कि नियुक्तिकरण के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, उसने आपको कॉल किया, आप गए कंपनी में, इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गए, तो उसने क्या किया, संगठन के लिए, कंपनी के लिए कर्मचारी की व्यवस्था की, प्रबंध किया, है ना। तो उसी प्रकार से जो एचआर है यहाँ पर वही कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके क्या कार्य हैं। भर्ती करना, विशेष की सेवाएं प्रदान करना, विशेषज्ञ की स्पेशलाइजेशन की सेवाएं जो होती हैं वो प्रदान करता है। शिकायतों का निवारण करता है। सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाता है। कानूनी पेशों से कंपनी की सुरक्षा करना, कर्मचारी अभिलेखे रखना। ठीक है, संगठन ढांचे में सुधार करना, ये सारे कार्य क्या हैं, यह एचआरएम के कार्य हैं जो कि एचआरएम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया, जो कि इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो कि पेपर में 6 नंबर की पूछी जाती है, मिनिमम 6 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, जानते हैं क्या होती है। सबसे पहली स्टेप क्या है, मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन, और जो प्रक्रियाएं होती हैं वो स्टेप वाइज याद करना होता है। इसमें आप एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे कि दूसरा पॉइंट है भर्ती, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भर्ती को तीसरे नंबर पे लिख दो और चयन है जो तीसरे नंबर का उसको भर्ती के नंबर पे लिख दो, ऐसा नहीं। स्टेप बाय स्टेप, जो स्टेप जिसके बाद आना है वो स्टेप उसके बाद ही लिखना होता है, तभी प्रक्रिया मानी जाती है, नहीं तो उसको गलत कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन। नियुक्तिकरण के प्रथम चरण पर कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। पहले चरण में क्या किया जाता है, यह पता लगाया जाता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक, दूसरे में भर्ती, इसमें भावी कर्मचारियों के विभिन्न स्रोतों की खोज करना तथा उन्हें संस्था में प्रार्थना पत्र भेजने हेतु प्रोत्साहित करना सम्मिलित है। मतलब कि भविष्य में हमें आगे चल के कितने कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है, उनको खोज करना, उनको जानना और उनके लिए कार्य करना, और कर्मचारियों को कंपनी में नियुक्ति करने के लिए उनको प्रार्थना पत्र भेजने के लिए क्या करना, आमंत्रित करना। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट करना कि भाई हमारी कंपनी में इतनी वैकेंसी खाली है, आप आके आवेदन कर सकते हैं। यह चीज भर्ती के अंतर्गत की जाती है। ठीक, तीसरा है चयन। इसके अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुना जाता है। यहाँ पर प्रार्थी की कुशलता एवं प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब भर्ती हो जाती है, मतलब कि आपने अपने वैकेंसी जो निकाली थी, एडवर्टाइज किया था, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, उन सभी में से चुनेंगे कि कौन हमारे लिए यूजफुल है, कौन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो उन सभी में से कुशल कर्मचारी को चुनना क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। ठीक है, कार्य पर लगाना तथा अभिविन्यास। कार्य पर लगाने का अर्थ कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है, और अभिविन्यास में कर्मचारियों को उनकी जॉब तथा संगठन से परिचित करवाया जाता है।
कार्य पर लगाना मतलब कि उनको बताना कि तुम्हें क्या कार्य करना है, कहाँ पर कार्य करना है, ठीक। और अभिविन्यास मतलब कि कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी से उनकी जान पहचान कराना, इंट्रोडक्शन कराना, उनके काम के बारे में उनको बताना, उनके संगठन के बारे में उनको बताना, ये अभिविन्यास कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 4 स्टेप पढ़ लिए। अगला देखते हैं कौन सा है। अगला है प्रशिक्षण एवं विकास। प्रशिक्षण एवं विकास, इस चरण में कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं विकास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उनकी कुशलता एवं प्रभावपूर्णता में वृद्धि की जा सके। टाइम टाइम पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि उनके कुशलता में और प्रभावपूर्णता में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। कुशलता और प्रभावपूर्णता क्या होती है, ये 11th क्लास के पहले चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि कुशलता क्या होती है और प्रभावपूर्णता क्या होती है। कुशलता में क्या होता है कि हमें काम को टाइम पर ख़त्म करना होता है, और प्रभावपूर्णता में क्या होता है, काम को कम खर्चे पर पूरा करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख के और अच्छे से बता दूंगा, एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें देखना कुशलता और प्रभावपूर्णता में पूरा पूरा क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में समय का मेन डिफरेंस है। कुशलता और प्रभावपूर्णता में मेन डिफरेंस समय का आता है। कुशलता में काम को समय पर ख़त्म किया जाता है और प्रभावपूर्णता में कम खर्चे पर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रगति मूल्यांकन, इस चरण पर यह देखते हैं कि कौन सा कर्मचारी कितना योग्य है और इसके लिए सौंपे गए कार्य का निष्पादन किया जाता है। प्रगति मूल्यांकन मतलब कर्मचारियों को देखा जाता है कि कर्मचारी को जो काम दिया गया वो ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है, जितने टाइम में उसको करना था क्या उसी टाइम में कर रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है। इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन किया जाता है कि कर्मचारी सही है हमारे लिए आगे चलकर या नहीं है, ठीक है। तो उनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अगला है पदोन्नति तथा कैरियर नियोजन। पदोन्नति का आधार कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन, कार्यकुशलता आदि होते हैं। पदोन्नति में कर्मचारी को उनकी योग्यता के आधार पर उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति और कैरियर नियोजन। पदोन्नति कर्मचारी का संगठन के प्रति लगाव, अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ाता है। पदोन्नति मतलब कि उनको क्या किया जाता है, आगे उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, जिससे कि कर्मचारी क्या होता है, संगठन के प्रति उसका लगाव बढ़ता है, वो अनुशासित रहता है, जिससे कि वो सोचता है कि अच्छे से काम करूंगा, अनुशासन में रहूंगा, कार्यकुशलता को बढ़ाऊंगा तो मेरी और भी आगे चल के प्रमोशन हो सकती हैं। और कैरियर नियोजन। कैरियर नियोजन मतलब कि उसके कैरियर के लिए वो आगे के उसकी योजनाएं भी वो साथ में बनाता चलता रहता है। वो सोचता है वो कि अगर मैं ये सारे कार्य करता रहूँगा तो मेरा आगे चल के जो कैरियर है वो अच्छा बन जाएगा और ऊंचे पद पर वो चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट है क्षतिपूर्ति। इस चरण पर एक कर्मचारी द्वारा संगठन को दिए गए योगदान के लिए क्षतिपूर्ति निश्चित की जाती है। क्षतिपूर्ति का अर्थ सभी प्रकार के वेतन तथा पुरस्कारों से है। वास्तव में यह जॉब की कीमत होती है। क्षतिपूर्ति का भुगतान मतलब कि जब एक कर्मचारी किसी कंपनी में कार्य करके काम करके रिटायर होता है तब क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो उसने जितने साल कर्मचारी के रूप में काम किया कंपनी में, उसके बदले में कोई गिफ्ट, कोई उपहार, कोई पुरस्कार, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये थी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जरूर ध्यान से पढ़ना, एक बार में समझ में ना आया तो 2 बार पढ़ना, लेकिन ध्यान से पढ़ना। इस चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। तो इससे जरूर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन बनता है और 6 नंबर का बनता है, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ मैं दोबारा से आपके अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। तब तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बता दो कुछ समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक लाइक कर देना। तो चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं तुम्हारी दूसरी वीडियो के साथ दूसरे एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।